Yes, so here we come to the second part of the chapter, the Delhi Sultan, administration and consolidation under the Khaljis and Tughlaq. So basically, the consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed a reliable governor and administrator. Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governor, the early Delhi Sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased from military service called Bandagan in Persian. They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. Since they were totally dependent upon their master, the sultan could trust and rely upon them. So what happened कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बड़ी जगह को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उन्हें एक रिलायबल गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी. अब अगर वो किसी लोकल लोगों को ही, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि वो लोग लोकल वाले को ही इम्पोर्टेंस दे देते थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि वही कैप्चर करने लगते थे एरिया को. तो इसलिए अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश ने आइडिया निकाला कि जो उनके स्पेशल स्लेव्स हैं, जो उन्होंने खरीदे हैं मिलिट्री सर्विस को, जिन्हें बंदागन कहा जाता है पर्शियन में, उनमें से चुने हुए लोगों को ट्रेन किया गया ताकि वो पॉलिटिकल ऑफिसेस यानी कोई एक मंत्री का पद निभा सकें. यस, एंड वाई दिस पीपल वर ट्रस्टेड बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर अथॉरिटी. वो वहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, वहाँ पे स्लेव हैं, तो दे आर टोटली रिलाई ऑन दी सुल्तान. और खलजी और तुगलक ने भी इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू किया. एंड इवन दे ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू दी क्लाइंट्स, यानी उनके बच्चों को भी इसमें मतलब हायर पोजीशन उनको देना शुरू कर दी. यस, बट इससे कई बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हुई. जैसे जो स्लेव्स और क्लाइंट्स थे, दे वर वेरी लॉयल टू देयर सुल्तान, बट सुल्तान्स जो थे वो हमेशा एक नहीं रहते थे, वो चेंज होते रहते थे लड़ाई के बाद. तो ये जो स्लेव्स और क्लाइंट्स थे, ये कई बार जैसे अगर वो जिस सुल्तान के अंडर सब काम कर रहे हैं वो अगर बदल जाते थे, तो दे यूज टू रिबेल द करेंट सुल्तान. ऑल्सो जो तारीख के ऑथर्स थे, यस, दे यूज टू सी दिस एज कि लो एंड बेस बॉर्न, यानी उन्हें लगता था कि इन छोटे लोगों को, इन लो लोगों को जो खरीदे गए थे एज अ स्लेव, उनको हाई ऑफिसेस देना इज नॉट करेक्ट. यस, next, like the earlier sultan, the Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governor of territories of varying size, यानी डिफरेंट ज़मीन के साइज़ों पे खलजी और तुगलक ने भी पहले के उसकी तरह अलग अलग गवर्नर अपॉइंट किए, कमांडर्स अपॉइंट किए. ये जो लैंड्स जो डिवाइड किए जाते थे, इन्हें कहा जाता था इक्ता. और जो लैंड का जो होल्डर होता था यानी जो कमांडर होते थे, उन्हें कहा जाता था इक्तादार और मुक्ति. यस, सो जो लैंड्स है उन्हें कहा जाता था इक्ता, एंड द होल्डर ऑफ दैट लैंड इज नोन एज द इक्तादार. अब इन इक्तादार पे यानी इन मुक्तिस पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, ड्यूटीज़ होती थी. तो पहली ड्यूटी होती थी, दे हैज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज, यानी अपनी बाउंड्री में, अपने एरिया में उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना रहता था. दूसरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी मिलिट्री सर्विसेज के लिए, यानी जो ये होते थे, जो ये इक्तादार होते थे, मुक्तिज होते थे, वो रेवेन्यूज़ कलेक्ट करते थे. जो मिलिट्री सर्विसेज ये रूलर को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए रूलर इन्हें सैलरी दिया करता था, और ये उसी रेवेन्यू से दे यूज टू पे दी सोल्जर्स ऑल्सो. यस, कंट्रोल ओवर मुक्ति वॉज नॉट मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिसेज वॉज नॉट inheritable, and it were assigned ikta for a short period of time before being shifted. This harsh condition of service were rigorously imposed during the regime of Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq. Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by muktis.
Care was taken by Mukti, collected only the taxes prescribed by the states, and that he kept the required of number of soldiers. So even in ये जो इक्तादार थे, जो मुक्ति थे, ऐसा ना हो कि ये हेरिडिटरी हो जाए, है ना, तो इन्हें ना बार बार शिफ्ट कर दिया जाता था एक लैंड से दूसरी लैंड पे, ताकि ये जो मुक्ति सिंह यही अपना हक ना जमाने लगे. बट इसके लिए एक और दिक्कत आ रही थी कि कहीं अपनी पावर शो करके ज़्यादा टैक्स तो नहीं कलेक्ट करना है रूलर्स के नाम पे. सो उन्होंने अकाउंटेंट्स भी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक ने अकाउंटेंट्स भी अपॉइंट किए. तो वो चेक करते थे कि मुक्ति को जो रेवेन्यू हम दे रहे हैं वो इसका कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ध्यान देते थे कि जितना टैक्स प्रिस्क्राइब्ड किया गया है रूलर के द्वारा, ये उतना ही टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं. As the Delhi Sultan brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samanta escorts, and the rich landlords to accept their authority. Under Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. The rights of local chieftains to levy taxes were cancelled, and they were also forced to pay tax. So अब क्या हुआ, जैसे जैसे इन्होंने इंटरलैंड्स को कंट्रोल करना शुरू किया, तो जो लोकल ट्रेड माफियाज थे, जो लोकल ट्रेड को जो पूरा हैंडल करते थे, वो इन्होंने उनसे भी लैंड रेवेन्यू लेना शुरू किया, और वो लोग कोई टैक्स ना ले सके, वो कैंसिल कर दिया गया. और उन्हें भी कहा गया अब आपको भी टैक्स भरना है. सो जो टैक्स इस टाइम पे कलेक्ट किया जाता था, दैट वर ऑफ 3 टाइप. फर्स्ट ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड खराज, दैट इज़ बेसिकली जो भी पीजेंट्स है, यानी जो भी फार्मर है, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका 50% दे हैव टू पे एज दी टैक्स. देखो, यानी जो ट्रेडर्स थे, जो हिंटरलैंड्स पे कौन रहते थे, ट्रेडर्स, जहाँ से गुड्स मिलते थे, वो कैप्चर करने के बाद उन्होंने ये 3 थे. ऑन कैटल, यानी आपको अपना कैटल, जहाँ पे आप ज़मीन अपने पशुपालन कर रहे हो वहाँ पे. एंड ऑन हाउसेस. तो दिस 3 type of taxes were imposed on them. Yes, it is important to remember that large part of the subcontinent remained outside the control of Delhi Sultan. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after entering southern India, the entire region became independent. Even in Gangetic Plan, they were forested area. The Sultanate forces could not penetrate. Local chiefs established their rule in this region. Sometimes rulers like Alauddin Khilji could force their control in these areas, but only for a short duration. यानी दिल्ली से जो बहुत दूर था, जैसे बंगाल जैसे एरिया हो गए, या फिर वो एरिया जो घने जंगल है गंगा प्लेन्स में, उन एरियाज़ को कंट्रोल करना इन सुल्तान के लिए मुश्किल हो गया. अगर ये लोग कंट्रोल कर भी पाते थे, जैसे कई बार अपनी आर्मी भेज के, बट वो एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद हुआ. और तुगलक के टाइम के ख़त्म होने तक धीरे धीरे ये जो एरियाज़ थे दूर दूर के, ये इनके हाथ से निकलते चले गए. यस, उसी टाइम पे द मंगोल्स अंडर Genghis Khan invaded Troxenia in northeast Iran in 1219, and Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. Mongol attack on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and the early years of Muhammad Tughlaq rules. तो मंगोल्स हमने देखा वो अटैक करना चाह रहे थे तभी से, बट अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे उन्होंने शुरू किया, और तुगलक के टाइम पे भी उनका अटैक्स जो था वो ज़्यादा पड़ गया था, और इसकी वजह से भी जो ये कम हो गए इनके एरियाज. दैट वाज द वन रीजन. दिस फोर्स्ड द 2 रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज. अब इसकी वजह से, क्योंकि मंगोल्स जो थे वो दिल्ली पर अटैक कर रहे थे, तो जो इन रूलर्स ने अपनी अलग अलग जगह पे जो अपनी फोर्सेस लगा रखी थी, जो सोल्जर्स, इनको वो सारे सोल्जर्स दिल्ली में बुलाने पड़े, जिस वजह से क्या हुआ कि उनके पास एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज कलेक्ट हो गया कि अब हम कैसे पूरा इसको डील करें. यस, सो वी विल सी इन दिस, देयर इज़ अ पैराग्राफ कि हाउ दिस वर, मतलब ये दोनों के टाइम पे क्या चीज़ें थी, क्या इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, everything we will see in this table. Yes, so I will continue from this in the third part of the video. Thank you.